जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जब से आया है, जब से विवादों के घेरे में घिरा हुआ है, इसको लेकर कई स्टूडेंट में संशय बना हुआ है कि आखिर रिजल्ट जारी किस तरह से हुआ। तो हम लोग लगातार इसके लिए लगे हुए हैं किस तरह से इसका पता किया जाए। हम भोपाल भी गए थे सोमवार को, वहाँ पर एक हमने मुख्य गृह मंत्री जी को इसका ज्ञापन भी दिया है। हमारी पूरी टीम गई थी और साथ में ठाकुर सर और संदीप सर भी गए थे। तो आज जस्ट अभी हमने एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है कि आरक्षण से संबंधित जो आरोप लग रहे थे वो व्यापम पीईबी में जो जांचों के घेरे में आई थी, तो उसको एक जांच एजेंसी ने अभी क्लीन चिट दी कि रिजल्ट एकदम सही तरीके से आया है, इसमें कोई खामियां नहीं है। लेकिन हमने अध्ययन किया 2020 में जो रिज़ल्ट ओपन हुआ था उस वक्त जो भी रूल बुक आई थी उसको, और अभी इन्होंने एक रूल बुक नई चेंज करके दे दिया और कहा कि इसमें कंपार्टमेंट और हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट और ओवरऑल का कुछ नियम उन्होंने बता दिया है। तो विस्तार से हमारे बीच में बैठे हैं विक्रम ठाकुर सर, जो इस विषय को बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। साथ में उनके सहयोग के लिए बैठे हैं संदीप सोलंकी सर, जो लगातार बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ठाकुर सर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि 2020 की रूल बुक में क्या था और अभी वर्तमान में किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला कि मेपाइटी नाम की जो सरकार की कंपनी जो जांच कर रही थी रिजल्ट की, उसने पीबी के रिजल्ट को क्लीन चिट दी थी। क्लीन चिट दी गई लेकिन सभी पक्षों का ध्यान नहीं रखा गया। छात्र जो अपना हित चाह रहे थे रिजल्ट में, उन्हीं पक्षों की जांच नहीं हुई है मेरे ख्याल से। जैसे पहली चीज़ तो ये कि 2017 में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट थी, लेकिन 2020 की रूल बुक में हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट के साथ साथ नीचे रूल बुक में एक विशेष पॉइंट दिया गया कि हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हॉरिजॉन्टल के साथ साथ आरक्षण ओवरऑल भी रहेगा। ओवरऑल मतलब ये तो ये सर, ये जो रूल बुक है 2020 में विज्ञापन के साथ जारी हुई थी। विज्ञापन के साथ ही जारी हुई थी, लेकिन अगर ये चीजें करनी थी तो आप एक ही लाइन में इसको स्पष्ट कर दें। आपने ऊपर कुछ और कहा और नीचे कुछ और कह रहे हैं कि हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन पहली चीज तो ये कि जब महिलाओं को 33% पुलिस भर्ती में आरक्षण है और महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व है और सीटें रिजर्व है तो उनका 5 गुना आपको चुनना था, लेकिन आपने इसको ओवरऑल कर दिया। ओवरऑल करने से ओवरऑल से तात्पर्य क्या, थोड़ा स्पष्ट समझाना चाहेंगे। तात्पर्य ये कि जो जैसे जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं, वो जनरल कैटेगरी के पुरुष के बराबर नंबर लाने पर ही चयनित होंगी। मतलब जो भी सीटें सामान्य कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है, उन सीटों में महिला और पुरुष में कोई मतलब भेद नहीं किया गया, कोई आरक्षित नहीं की गई। मतलब आपको जितनी सीटें उसमें से हो सकता है ज़्यादा सीटें पुरुष ले लें, लेकिन एक नियम है कि 33% सीटें महिलाओं की होगी, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। मतलब ये कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मामा जी जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो यहाँ पे तो महिलाओं के साथ सीधा सीधा अन्याय हो रहा है। दूसरी चीज, आज भास्कर ने भी छापा है कि 8 से 8,500 महिलाओं का चयन होना था 33% के हिसाब से, लेकिन शायद 3 या 3,500 के लगभग ही महिलाओं का चयन हुआ है। तो इसमें वो वाली चीज़ तो फॉलो ही नहीं हुई है। दूसरी चीज़, भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है इस भर्ती परीक्षा में। उनको भी ओवरऑल के हिसाब से चुना है आपने। जैसे जनरल कैटेगरी का भूतपूर्व सैनिक है तो वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के बराबर नंबर लाने पे ही चयनित होगा। ये तो बहुत अन्याय है सर। अब बताइए कि जो व्यक्ति 17-18 साल देश की सेवा करके आया है बॉर्डर पे, और यदि वो वहाँ से रिटायरमेंट लेके आएगा और वर्तमान में एग्जाम में बैठेगा, तो उसको वर्तमान में यदि वो ओबीसी का है, एसटी एससी का है या सामान्य का है, इनके साथ बराबरी से फाइट करना पड़ेगी। अब बताइए कि जबकि पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, सभी इनको आरक्षण बराबर 10% पहले ही देते हैं। और दूसरी चीज़ ये सर, हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि पुलिस भर्ती सर मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक स्तर पर ही कट ऑफ बताता है। जनरल अनरिजर्व का कट ऑफ बताता है, एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, सभी का कट ऑफ पहले स्तर पे ही जारी करता है। तो सब एमपीपीएससी पहले स्तर पे जारी करता है, तो व्यापम पहले स्तर पे क्यों जारी नहीं कर रहा? दूसरी चीज, कई ऐसे छात्र से सर जो सुबह क्वालिफाई तो शाम को डिसक्वालीफाई, लेकिन जांच एजेंसी के लिए कि ऐसे छात्र झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, अभी जैसे मुझे कल पता पड़ा कि पेपर में ऐसा आया था कि जांच के आदेश दिया गृह मंत्री ने, तो बहुत सारे बच्चे संतुष्ट हो गए कि चलो जांच हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैंने जब तक उसको पढ़ाया समझाए, उसके अंदर गृह मंत्री ने ये नहीं कहा कि इस वैकेंसी में कुछ गड़बड़ी हुई है उसकी मैं जांच के आदेश दे रहा हूँ।
उन्होंने उन स्टूडेंट को ही घेरे में लिया। स्टूडेंट को नहीं सर, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कूटरचित, अगर हाँ, छात्रों को लग रहा है जिन लोगों कि ने कूटरचित है, कूटरचित अगर रचना उनके से खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, रचना से उन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए यूट्यूब पर या जिन लोगों ने बनाया सोशल मीडिया बनाए और बदनाम करने के लिए, पीवी को बदनाम करने के लिए ऐसा बोला कि सुबह हम क्वालिफाई थे, शाम को डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें ये कहा गया कि अगर छात्रों को ये लगता है, गृह मंत्री जी, हमारे जो माननीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को ये लगता है कि कुछ भी कूटरचित है, हाँ, उन्होंने जो शायद शब्दावली यूज की, शायद मैं वैसी ही शब्दावली का उपयोग कर रहा हूँ कि अगर छात्रों को या अभ्यर्थियों को ये लगता है कि इसमें कुछ भी कूटरचित है, मतलब इस भर्ती परीक्षा में कुछ भी कूटरचित है, तो वे व्यापम में आके आवेदन दे सकते हैं, व्यापम में आकर उपस्थित हो सकते हैं। उनके शब्द ये थे, इस प्रकार के थे। लेकिन पहली चीज तो ये कि आपने जांच अपनी ही एजेंसी को दी, आपको जांच मतलब ये मेपाइटी सरकार अंडर में काम नहीं करती है। तो सर सरकार अगर जांच करवानी है तो आप क्या मानते हैं, जांच किससे होनी चाहिए? एसआईटी से होनी चाहिए? सर जांच एक ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जो निष्पक्ष करे, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष जांच करे। जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि ये जो जांच होनी चाहिए, इसके अंदर क्या है कि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और देश की सेवा कर 17-18 साल नौकरी कर आने वाले सैनिकों की सम्मान का सवाल है। तो कोई भी ऐसी एजेंसी जिसको सरकार दे, मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्टूडेंट को मांग करना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज, जो रिटायर्ड जज हैं, उन लोगों को दी जाए, क्योंकि उस पैरा को समझेंगे कि आपने जो कंपार्टमेंट हॉरिजॉन्टल की बात कही थी 2017, 18, 19, 20 में और 2021, 22 में, जो अभी जस्ट इन्होंने बोल दिया है कि ओवरऑल हॉरिजॉन्टल। तो हमारे स्टूडेंट जो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कंपार्टमेंट आरक्षण को और हॉरिजॉन्टल ओवरऑल को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक जज, जो रिटायर्ड जज होते हैं, उनके लिए बहुत आसान है इस चीज़ को समझना कि सरकार का जो, मैं जहाँ तक समझता हूँ, सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये है, वो नियम बनाती है, वो कैबिनेट के अंदर आरक्षण के संबंधी नियम बना के लेके आती है। क्या एक विभाग भी कोई अधिकार है कि वो चेंज कर दे? ये नियम जो है, ये पुलिस भर्ती से संबंधित जो इकाई होती है, पुलिस भर्ती से संबंधित इकाई, चयन और परीक्षा पुलिस भर्ती की शायद एक इकाई, उसने पीईबी को दी है। पर मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार के नियमों का तो कहीं ना कहीं उल्लंघन ही हो रहा है ना। हाँ। अब मेरी बात बताइए कि अगर पुलिस में 6000 पद है और महिलाओं को 33% आरक्षण है सर, तो 6000 में से 33% निकाले तो 2000 पद महिलाओं, तो 2000 पद महिलाओं के होंगे। लेकिन अगर देखा जाए 2000 पद महिलाओं के होंगे तो 5 गुना चुनने का नियम है, लगभग तो 10,000 महिलाएं चुनी जा रही है, 8 से 10,000 महिलाएं चुनी जा रही, केवल 3-3,500 महिलाएं चुनी गई। तो कहाँ 33% के नियम का पालन हो रहा है? और हमारे मामा जी कहते हैं, हमारे माननीय मामा जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हम करेंगे। तो मैं मामा जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इससे हमारी महिलाएं कितनी कमजोर हो रही, महिलाओं ने, लड़कियों ने कितनी मेहनत से तैयारी की है, घर से दूर रहकर, रूम लेकर किस तरीके से तैयारी की है, उनको केवल निराशा हाथ लगी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि फाइनल आंसर की व्यापम ने जारी की ही नहीं है। कोई भी एजेंसी का एक नियम होता है क्या फाइनल आंसर की जारी करें, उसके बाद रिजल्ट दें। अब दावा आपत्ति का क्या हुआ, छात्रों को नहीं पता, उनके नंबर बढ़े हैं घटे हैं, छात्रों को नहीं पता। और छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है, इससे व्यापम की सूचिता या कहें रिजल्ट की पारदर्शिता कहीं भी प्रभावित नहीं हो रही है। एमपीपीएससी भी करता है, संवैधानिक आयोग है हमारा, वो तक ये करता है। तो महोदय आप क्यों नहीं कर सकते? सर एक और चीज, एमपीपीएससी एग्जाम लेता है फॉरेस्ट की, और उसमें भी शायद फिजिकल होता है सेकंड स्टेज पे। तो जब एमपीपीएससी पहले स्टेज पे ही ये बता देता है कट ऑफ कितना है, तो व्यापम क्यों नहीं बता सकता? और सबसे महत्वपूर्ण चीज, छात्रों में बहुत आक्रोश है इस समय। छात्र सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि सरकार हमारे हितों का ध्यान रखेगी। लेकिन अगर ये जांच ऐसी हुई है कि नहीं, रिजल्ट बिल्कुल सही है और इसमें आरक्षण संबंधी मुद्दों का ध्यान नहीं रखा गया और फाइनल आंसर की का ध्यान नहीं रखा गया, तो छात्र बड़े आशंकित हैं और छात्र लगातार सरकार के प्रति रोष से भरे हुए हैं कि यार ये हम मामा जी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारे मामा हैं और हमारे मामा ही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो सर छात्र बड़े आक्रोशित है इस समय। और दूसरी चीज सर, वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ, तो छात्रों में ये भी आक्रोश है कि पुलिस भर्ती में भी ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, ऐसा बच्चों को ये आशंकाओं से भर गए, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सब इसी एजेंसी ने पुलिस आरक्षक की भर्ती ली थी और यही एजेंसी एमपीटीईटी संविदा शिक्षक की भर्ती ले रही है। तो क्यों इसमें भी तो हो सकता है इन्होंने पेपर लीक किया, भ्रष्टाचार किया हो, तो एक असंतोष तो ये है ही सही बच्चों के मन में। तो लेकिन बिना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से या एसआईटी से
जब तक जांच नहीं होगी छात्र संतुष्ट नहीं होंगे। मतलब छात्रों को जांच करनी चाहिए कि छात्र मांग करनी मांग करना चाहिए छात्रों को कि किसी भी तरह से इसकी जांच रिटायर्ड जज के द्वारा हो। और इसके ऊपर ये जो आरक्षण संबंधित, मैं ज़्यादा समझता हूँ सर कि कैबिनेट के फैसले को क्या एक विभाग को बदलने का अधिकार है सही बात कि कैबिनेट में डिसीजन हो। आरक्षण संबंधित तो कैबिनेट का ही डिसीजन और होता सर है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या 42 नंबर पे, 32 नंबर पे, 35 नंबर पे, कम जी सर, नंबर पे ये छात्रों बात- का चयन हुआ है, तो इनकी भी एक जांच का विषय कि इतने नंबर पे तो चयन हो ही नहीं सकता सर। नहीं हो सकता। जी सर। अगर नॉर्मलाइज भी करोगे तो सर क्या संभव है? सर ये कैसे संभव है कि 32 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाता और 82 नंबर वाला सर सिलेक्ट नहीं होता, उसे तो सर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता जितने भी छात्रों के कम नंबर आए वो चयनित हुए, तो वो भी जांच का विषय है कि इतने कम नंबर पे उनका चयन किस प्रकार से हो गया, ये भी सर जांच का विषय है। अच्छा सर, अगर ये लोग जो सोमवार को ज्ञापन दिया गया था गृह मंत्री जी को, उसमें एक ये डिमांड थी कि आप आंसर की जारी करिए। फाइनल आंसर की। अगर फाइनल का आंसर की दे देते हैं तो फिर अपने को उन सभी सवालों के जवाब भी मिल मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अगर ये पाया गया कि सर 14 नंबर बढ़े, 20 नंबर बढ़े, 20 नंबर कम हुए, तो कहीं ना कहीं सर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का सही नहीं, उपयोग पर हुआ। जैसे 18 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर भी कम ज़्यादा होते हैं नॉर्मलाइजेशन सर, में। 8 पर अगर 10 से ऊपर जाते हैं सर, 10 से ऊपर जा रहे हैं मतलब धांधली, कहीं ना कहीं ये धांधली है। और सर नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर कम ज़्यादा होना, ये कैसे डिसाइड करेगा नॉर्मलाइजेशन? मतलब एक बच्चे के 8 नंबर कम होगा, एक के 8 नंबर बढ़ गए, तो क्या नॉर्मलाइजेशन इतना जटिल प्रक्रिया है? ऐसा जटिल है कि उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। पेपर इतने ऊपर नीचे सेट क्यों किए गए कि किसी के 8 किसी के 10 कम हो गए? और ये कैसे डिसाइड हुआ कि आज का पेपर कठिन था, आज का सरल था? कैसे मतलब कुछ ना कुल मिला के ये भी एक मुद्दा विषय बनना चाहिए स्टूडेंट का कि आप एक दिन एक एग्ज़ाम, एक दिन एक, क्योंकि सर यूपीएससी और सर एमपीपीएससी इतनी बड़ी एग्जाम होती है। यूपीएससी देश की सिविल सर्विसेज, सर उन्होंने आज तक ऑनलाइन प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई सर? क्यों नहीं? देश की सबसे बड़ी एग्जाम ने जब ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाई है, तो इन प्रक्रियाओं में, ऑनलाइन प्रक्रियाओं के चक्कर में हजारों छात्रों का भविष्य क्यों बेकार किया और जाए? 36 दिन एग्ज़ाम चलती है, 41 दिन सर, शायद 41 दिन। 36 दिन 36 एग्ज़ाम, दिन, जी। 36 दिन एग्ज़ाम चली। कभी पेपर सरल, कभी कठिन, हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। तो इसके लिए अभी स्टूडेंट को अभी जो मामला चल रहा है इसके अंदर बिल्कुल रख देना चाहिए किसी भी तरह से। और जबकि सर हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे। गलत आ रहे हैं, हाँ, ये गलत भी आ रहे, ये बच्चे कह रहे थे, या मेरा तो कभी क्वेश्चन गलत होते या कभी चारों ऑप्शन में उसके आंसर नहीं मिलते। ये कैसी एजेंसी है सर? अभी हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमें दे दो 36 दूना 72 टेस्ट पेपर बनाने को, मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन गलत निकल जाए तो हम ऐसा पेपर सेट करेंगे, ऐसा बैठ के बनाएंगे, तीनों मिल के बनाएंगे यहाँ पर, हमारी और टीम मिल के बनाएगी कि हम एक भी क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसा नहीं होगा, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब हम एक साधारण छोटी क्लासेस वाले 3600 पेपर हमारे यहाँ टाइप करे हुए रखे होंगे, तो क्या एक एजेंसी के पास 36 पेपर, 72 पेपर नहीं होते 36 दिन के लिए कि वो जो है ऐसा पेपर बनाए कि उसके अंदर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो? और सर वो मतलब चलिए आप पेपर बनाते भी हैं तो आप पेपरों में इतना वेरिएशन रखते हैं कि कोई शिफ्ट में एकदम टफ, कोई शिफ्ट में एकदम ज़्यादा मतलब इजी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन 8-8, 10-10, 12-12 नंबर ऊपर नीचे हो जाए सर, ये तो एक थोड़ा सा सोचने लायक बात है कि ये फिर है ना आपको मजबूर करती है सोचने पर कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ धांधली। सर एक और चीज़, जिन एजेंसियों को ठेका दिया गया छात्र उससे भी संतुष्ट नहीं, उनका ठेका तुरंत निरस्त करने की मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। और छात्रों द्वारा सर एक और मांगे, एक दिन एक परीक्षा, क्योंकि सर ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि पारदर्शिता है, पर ऑनलाइन में पारदर्शिता नहीं आ रही है। और हमारे जो पड़ोसी राज्य वहाँ एग्जाम ऑफलाइन हो रही है, और अगर कोई धांधली होती तुरंत एक्शन होता है। तो हम तो हमारे मामा जी सरकार में हैं, हम उनसे तुरंत चाहते हैं कि इसका संज्ञान लें। छात्र उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मामा जी पुलिस भर्ती पे बोलेंगे, मामा जी शिक्षक भर्ती पे बोलेंगे। तो मामा जी से एक अभियान भी चलाया बच्चों ने कि मेरा सीएम मेरा अभियान, मेरा अभिमान। तो मामा जी को अपना अभिमान बच्चे मान रहे हैं, लेकिन मामा जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं भांजे और भांजिया मामा से रुष्ट होते जा रहे हैं कि मामा जी क्यों नहीं बोल रहे, मामा क्यों नहीं बोल रहे? और मामा को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप हमें भांजा मानते हैं, हमारे भांजा भांजी, तो भांजों का अधिकार है 33% आरक्षण आप ही ने दिया है, तो एक पीबी कैसे छीन सकती है उस आरक्षण को? तो एक मुद्दा है मेन सभी स्टूडेंट के सामने कि सबसे पहले आप लड़िए कि 33%। पहले आंसर की सर, पहले आंसर की, रिजल्ट पे रोक लगे सर। आंसर की में तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि हमने 2017 के अंदर भी पहले आंसर की नहीं दी थी,
तो सर पहले दावापत्ती भी कहाँ थी? दावापत्ती 2017 में दावापत्ती भी नहीं थी। दावापत्ती का रूल्स तो नहीं हम था कह उस रहे टाइम। हैं कि 2017 में तो साफ दावापत्ती भी नहीं। हाँ तो आपने दावापत्ती लगाई तो दावापत्ती का मतलब होता है फाइनल आंसर। और पर- 17 में इतने क्वेश्चंस गलत नहीं दिए गए थे जितना अब की बार अभी के एग्जाम दिए में गए। दिए हैं। तो मेरा एक और बात कहना है सर, आपकी बात को और क्रॉस सर कर मैं रहा सर सॉरी एक चीज और कहना चाहूंगा, रिजल्ट में ये भी बताया जाए कि क्षेत्र से कितने बच्चे चुने जा रहे हैं, क्योंकि सर बच्चों में आशंका है, मैं किसी क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूँ, जी जी सर। पर बच्चों में सर एक आकांक्षा है कि एक विशेष बिल्कुल। क्षेत्र से बच्चों का लॉट चुना गया। हाँ। और सर अगर ऐसा होता है कि एक गांव से 10 बच्चों का चयन हो रहा है, 20 बच्चों का चयन हो रहा है, तो ये शुभकामना है, लेकिन सर हम चाहते हैं उसकी भी जांच हो। जांच हो। क्योंकि इस भर्ती परीक्षा को अगर आप व्यवस्थित तरीके से करवाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि एसआईटीज की जांच करें, एसआईटी या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की जांच करें, क्योंकि छात्र अब संतुष्ट नहीं हो रहा है। और सरकार ये बात समझे कि छात्र जो है सरकार विरोधी नहीं है, छात्र जो है केवल अपना हक मांग रहा है, सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है, उसको सरकार पे विश्वास है। लेकिन बड़े दुख के साथ अगर ऐसा मुझे कहना पड़े कि सरकार उसके भरोसे को तोड़ रही है, तो देखिए छात्र जो है वो युवा शक्ति है और वही सर देश का निर्माण करता है। तो आप छात्र को नाराज कर रहे हैं, सीधे तौर पे आप छात्र की भावनाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो ये कैसी भर्ती है। और जब आपकी एक एजेंसी एक पेपर में फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ाई जाती है और बताया जाता है कि निम्न महोदय का कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती की विशेष जांच होनी चाहिए। उसके भी तो सर वायरल नहीं हुए, वायरल नहीं हुए, बाकी फर्जी हुआ हुआ। होगा ऐसा। और सर मैंने तो ये भी सुना है कई लोगों के छन्नू नंबर है। अगर मैं पेपर के सर लेवल के हिसाब से बात करूं तो 90+ नंबर लाना संभव ही नहीं था, तो छन्नू नंबर कैसे आए? 100 नंबर तक अगर आए हैं तो सर जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय। जांच का विषय। तो अंत में मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट है, पूरे मध्य प्रदेश में जितने स्टूडेंट हैं, उनको क्या कहना चाहिए, किन किन बिंदुओं के लिए विशेष रूप से अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कलेक्टर महोदय और जिस शहर में आपको लगता है कि देश का, अपने शहर का बड़ा नेता या सीएम महोदय आए, उनको किन किन बातों को ध्यान में रखकर उनको ज्ञापन देना चाहिए और उसके लिए उनको अपने जो इस आंदोलन को बरकरार रखना चाहिए, किस विषय पे विशेष रूप से उनको ध्यान देना चाहिए, किस विषय की बात को उठाना चाहिए? पहले संदीप सर आप बताएं। जी सर सबसे पहले तो उनको ये बोलना चाहिए कि हमें फाइनल आंसर की दीजिए, और आंसर शीट जब मिल जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे का कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ। और बाकी सर पहली चीज़ तो ये दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी तरह का उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। हमारी धैर्य की सीमा है, सरकार भी समझती है कि छात्रों की धैर्य की सीमा क्या होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के उदाहरण सामने हैं, सरकार बिल्कुल पता है कि छात्रों का धैर्य टूटने पे क्या होता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी तरीके का उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए, फाइनल आंसर की मांग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये आरक्षण व्यवस्था में जो थोड़ा बदलाव हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट और ओवरऑल, इस पर बात होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ एसआईटी की द्वारा ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग 3 का पेपर अगर लीक हुआ है, ये मान भी लिया है पीईबी ने, तो फिर पुलिस भर्ती की भी जांच होनी चाहिए। कम नंबर पे अगर विद्यार्थियों का चयन हुआ तो उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। अगर किसी का 40 नंबर से कम, 45 से कम पे चयन हुआ है सर, तो उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। अगर 40 नंबर से कम, 45 नंबर से कम है और चयन हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। ये बिल्कुल संशय उत्पन्न करता है। 42 नंबर वाला सर सिलेक्ट नहीं हो सकता। कितने नंबर बढ़ाओगे आप उसके, कितने बढ़ाओगे? सर अगर 20 नंबर बढ़ा रहे हो तो क्या इतना नॉर्मलाइजेशन होता है क्या? नहीं सेंट्रल में भी नहीं होगा, इतना भी नहीं, इतने नहीं। तो इस पे मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें जो भी आंसर की पे बात करनी चाहिए कि फाइनल आंसर की पहले जारी की रिजल्ट जाए, पे रोक लगे सर। रिजल्ट पे रोक लगना चाहिए। और साथ ही ये भी होना चाहिए कि महिला का जो कंपार्टमेंट आरक्षण है वो मिलना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है कि जितने भी लोग इसमें आंदोलन में सहभागिता कर रहे हैं वो अपनी सहभागिता को बरकरार रखें, और बाकी लोग जितने साथी लोग हैं उनके तैयारी करने वाले पुलिस कांस्टेबल में जिन लोगों का रिटर्न में नाम आ चुका है वो भी सहयोग करें, क्योंकि कहीं जो इसमें धांधली हुई तो आप भी नहीं तो आप भी फाइनल में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों का चयन करना है हो सकता है कि उनका चयन निर्धारित हो। सर एक और चीज़, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन आंदोलन का समय नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से जनप्रतिनिधियों से मिलें, अपना ज्ञापन दें, अपनी बात रखें। अगर आप केवल घर पे ही बैठे रहें और करते रहे कि नहीं हो रहा है या लोग कर रहे हैं, तो आप अपना अधिकार खो रहे हैं। ये मान लीजिएगा, आप
अपने खुद ही आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप शांतिपूर्ण तरीके से अगर आपके यहाँ कोई ज्ञापन देने जा रहा है तो उनके साथ जाइए, क्योंकि देखिए एक चीज़, दबाव जब तक सरकार पे नहीं बनेगा जब तक आप लोगों की भीड़ नहीं दिखेगी। लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, हम उग्र ना हो। लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं आंदोलन से कुछ नहीं होगा, तो आप खुद सोचें कि वो आपका अच्छा चाहता है या वो आपका बुरा चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी ठाकुर सर और संदीप सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दी है, और आप लोग अपने आंदोलन को बरकरार रखें और किसी भी तरह से हार ना मानें, क्योंकि ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मतलब बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि यदि इनके पीईबी के हौसले बुलंद हुए, अब की बार उन्होंने जो मनमानी की है कैबिनेट के फैसले से भी अलग जाकर उन्होंने आरक्षण की पद्धति को चेंज किया है, और कंपनी के ऊपर कई आरोप लगे हैं। कई बार उन्होंने जो है एमपी टेट का जो पेपर है वो लीक भी हुआ, और उन्होंने माना भी है कि एक संबंधित कॉलेज से इसका लीक हुआ है, सागर के कॉलेज से लीक हुआ है, उस पर जांच भी हो रही है। माननी का कॉलेज भी है, माननी में। एक अब जो क्या पता अब इसके बारे में क्या होता है ये तो हम नहीं कह सकते। अभी ये पेपर में है, आज के पेपर में भास्कर में छपा है। तो आप लोग जो है आप ये मान के चलें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी उस एजेंसी ने हो सकता है सेटिंग की हो, पेपर लीक किए हो, तो आपका अधिकार उन्होंने छीनने की कोशिश की है। तो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जो केंद्र सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। तो यदि आप तो सर तुरंत निरस्त होना चाहिए, ठेका निरस्त होना चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप एक दिन एक परीक्षा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक दिन एक परीक्षा का कॉन्सेप्ट लेके चले और मट्ठाई गिरी नहीं दिखाएं घर पे बैठकर, नहीं तो फिर रोते रहना और मोबाइल चलाते रहना, कुछ नहीं होगा आपका। यदि आप चाहते हैं रहना और अपने अधिकार खोते रहना और जीवन भर रोते रहना कि हम भी कभी तैयारी किया करते थे, मैदान में आइए और शांतिपूर्ण तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों को बोलिए कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप हमारा साथ दीजिए, और सरकार आपकी सुनेगी। क्योंकि 2023 में चुनाव है सर। जी सर, तो सरकार चुनाव अभी सुनवाई होगी। आप देख लीजिए, रीट मामला तुरंत मुद्दा में आया, सरकार ने उसको कैंसिल किया राजस्थान में। और कल उत्तर प्रदेश में 12वीं का पेपर लीक हुआ, उसको रद्द कर दिया तुरंत। अब शायद पेपर सर अप्रैल में गया है, वो अप्रैल में गया, और उन पे रासुका लगाई है, रासुका लगी है सर, एनएसए लगाया है उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने पेपर लीक किया है। तो हम ये भी चाहते हैं कि पेपर तो रद्द हो वर्ग 3 का, और पुलिस भर्ती की जांच हो, और जो लोग इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बुलडोजर, और हमारे मामा जो बुलडोजर मामा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाएं, हमारी ये विशेष मांग है। अच्छा, साथ ही मैं पूछना चाहूँगा सर कि जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो एग्ज़ाम हो गई है, इस एग्ज़ाम में जितने भी दोषी लोग पाए जाते हैं, आपने कहा कि उनका बुलडोजर चढ़ाया जाए, बिल्कुल उनके घरों पर, क्योंकि लाखों का विश्वास थोड़ा। अब देख लिए 12 लाख लोग इस एग्ज़ाम में फॉर्म, 12 लाख लोगों ने फॉर्म दिया। हम 12 लाख में से एक व्यक्ति के घर में 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों का परिवार है, तो 12 × 4 करें आप, ठीक है, 48 लाख लोग जो हैं उनके परिवारों को आहत पहुंचा है, गुस्सा पहुंचा है कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा माननीय मामा जी से ये कहना है कि आप 48 लाख लोगों को नाराज़ कर रहे हैं, और इससे अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, इससे करोड़ों में संख्या पहुंचती है एक परिवार की, तो करोड़ों वोटर प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कृपया आप जो है इस पर ध्यान दीजिए। और एक और चीज़ सर, वो चौहान सर इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आगे रहकर, तो आप सभी लोग जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनका जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो बंदा भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके लिए आगे अड़ा हुआ है, नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है। मेरी बात सुनिए, वो चौहान सर बिल्कुल तरीके से आपके लिए लड़ रहे हैं, तो उनका सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ खड़े रहें। हम सब भी उनके साथ खड़े हैं, पूरा टीचर्स एसोसिएशन उनके साथ खड़ा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरकार निष्पक्षता लाए और ऐसी एजेंसियों का ठेका निरस्त हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर कृषि विस्तार अधिकारी में दोषियों पर कार्रवाई हो जाती तो हिम्मत नहीं होती कि पुलिस भर्ती और वर्ग 3 के पेपर में धांधली होती। तो आप लोग अपने ज्ञापन आंदोलन में शामिल होइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।